हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंघाटिया और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 है हमारा, चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 को। नाम है स्थिर विद्युत विभव एंड धारिता। ठीक है, चलिए हमारे चैप्टर नंबर 2 जो है इसके अंदर बेसिकली दो तरह के टॉपिक्स यानी दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम विभव और विभवांतर के बारे में अच्छे से जानेंगे और फिर सेकंड पार्ट में हम जाएंगे धारिता के बारे में, हम वहां पर अच्छे से जानने वाले हैं, यानी जो कैपेसिटर्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जहां पर हम इस वाले पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। इस वाले पोर्शन को टॉपिक का नाम है विभव व विभवांतर। ठीक है, विभव व विभवांतर के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपने 10th क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था विभवांतर और विभव के बारे में। अगर थोड़ा सा आपको याद हो कि आपने ओम का नियम पढ़ा था। ठीक है, ओम के नियम में आपने इस टाइप से पढ़ा था, V बराबर IR। ठीक है, तो ये जो होता है ये विभवांतर होता है, चालक के दोनों सिरों के मध्य। ये चीज आपने वहां पर जानी थी। ठीक है, तो इस टाइप से विभवांतर के बारे में आपने थोड़ा सा नॉलेज 10th क्लास में लिया था, अगर आपको ओम का नियम वहां पर याद है तो। ठीक है, और बेसिकली मैं बता दूं कि विभवांतर जो है इसका कॉन्सेप्ट विद्युत धारा के लिए जरूरी होता है, यानी विद्युत धारा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसे समझने के लिए हमें विभवांतर का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही आवश्यक है। वैसे बेसिकली विद्युत धारा हमारा जो है मूविंग चार्ज के लिए है, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन हमें यहाँ पर विभवांतर को पहले पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। कैसे? देखिए, सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम विद्युत धारा की जगह पानी की धारा लें, ठीक है, सिंपली पानी की धारा लें, तो आपको पता है कि जो झरना होता है, ठीक है, झरना होता है वो बताइए ऊपर से नीचे बहता है, ऊपर से नीचे बहता है या नीचे से ऊपर? तो आप कहेंगे डेफिनेटली झरना जो है यानी कि पानी की जो धारा होती है, जल धारा जो होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। यानी कि सिंपल सी बात है। मान लीजिए आप एक पाइप लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एक पाइप है इस टाइप से। ठीक है, एक पाइप है इस टाइप से और एक आपके पास इस टाइप से पाइप है। ठीक है, आपने यहाँ से कुछ जल जो है डाला और एक आपने यहाँ से जल डाला। ठीक है, जो जल यहाँ से डालेंगे वो यहीं पड़ा रहेगा इसके अंदर ही। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो जल डालेंगे वो तुरंत जो है बह करके कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यानी कि अगर हाइट डिफरेंस होगा, अगर दोनों सिरों पर कुछ हाइट डिफरेंस होगा तो धारा जो है, जल धारा जो है वो बह करके नीचे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हाइट डिफरेंस नहीं हुआ तो धारा इसके अंदर ही रहेगी, धारा का बहाव नहीं होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट जो हाइट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जल धारा के लिए होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट विद्युत धारा के लिए किसके लिए होता है? विभवांतर का होता है। यानी अगर कोई दो सिरों के मध्य विभवांतर होगा तभी वहां पर धारा का जो है धारा बहेगी। ठीक है, खैर ये कॉन्सेप्ट हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए अब पानी का एग्जाम्पल लिया तो पानी के एग्जाम्पल से हम विभवांतर को भी समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल सी बात, मान लीजिए यहाँ पर इस बिंदु पर आपने एक मोटर फिक्स की हुई है। ठीक है, वाटर मोटर जो आपके घर में होती है। ठीक है, सिंपली जो वाटर मोटर होती है जिसके माध्यम से आप पानी को जो छत पर टंकी होती है उस पर चढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक टंकी है और आपने पानी को यहाँ से इस टंकी में चढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ से इस टंकी में आपने चढ़ा दिया। अब उतना ही पानी नीचे आएगा नल के माध्यम से या पाइप के माध्यम से। यहाँ मान लीजिए आपके कोई नल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई नल लगा हुआ है तो उतना ही पानी नीचे आएगा जितना आपने ऊपर चढ़ाया है। ठीक है, यानी कि ये जो जल अपने आप बह रहा है ना, अपने आप जो जल बह रहा है उस पर आपने पहले उसको कार्य करके ऊर्जा दी हुई है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो हाइट डिफरेंस हमने क्रिएट किया इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में, उस हाइट डिफरेंस को क्रिएट करने में जितना कार्य हमने किया उतना ही कार्य ये पानी जो है नीचे आने में यूज कर लेगा। यानी कि पानी स्वतः नीचे आ रहा है लेकिन पहले हमने उस पर कार्य करके छोड़ा हुआ है। यानी कि सिंपल सी बात है कि हाइट डिफरेंस क्रिएट करवाने में या विभवांतर क्रिएट करवाने में दो बिंदुओं के मध्य हमें जो कार्य करना पड़ता है उसी के माध्यम से उस कार्य के कारण विद्युत धारा अपने आप बहेगी और यहाँ पर जल धारा अपने आप बहेगी ऊपर से नीचे। अगर हमने कोई कार्य नहीं किया, पानी यहीं पड़ा है, ठीक है, पानी यहीं पड़ा है, तो सिंपल सी बात है क्या वो कहीं बहेगा? नहीं बहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमें उसे कार्य करके ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, फिर ही पानी स्वतः नीचे आएगा। इसका मतलब हाइट डिफरेंस क्रिएट कराने में या विभवांतर क्रिएट कराने में, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्रिएट करने का मतलब है कि कुछ कार्य करके पहले से छोड़ दो, वो अपने आप बहता हुआ नीचे आएगा। सिंपल सी बात ये आपने समझ ली। ठीक है, इसका मतलब है कि विभवांतर का मतलब है किया गया कार्य। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर देखिए,
जलधारा में पानी बह रहा था, जलधारा में H2O बह रहा था, लेकिन विद्युत धारा में कौन बह रहे होंगे, चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे। यानी चार्जेस को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करोगे उस कार्य के कारण विद्युत धारा अपने आप फ्लो होगी, ठीक है। और उस कार्य को हम विभवांतर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। तो विभवांतर की जो परिभाषा है, देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा विभवांतर, ठीक है। विभवांतर होता क्या, हमने ये समझ लिया कि हम विभवांतर को समझेंगे क्यों, लेकिन अब हम समझेंगे कि विभवांतर एक्चुअल में होता क्या, और विभवांतर के कॉन्सेप्ट से फिर हम विभव समझेंगे, ठीक है। तो चलिए विभवांतर की परिभाषा देखते हैं। विभवांतर की परिभाषा देखिए कि आवेश को, ये माने कि एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक धनावेश को, एग्जैक्ट डेफिनेशन ही ले लेते हैं कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक है, हम कोई एक पॉइंट है हमारे पास ए और कोई दूसरा पॉइंट है बी, तो ए से बी तक हम धनावेश को, एकांक धनावेश को लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, ये कार्य ही क्या होगा, ये कार्य ही होगा विभवांतर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। और किया गया बाह्य कार्य, ठीक है, ये चीज जरूर लिखनी है, बाह्य कार्य, ये भी हम समझेंगे कि क्यों हमने लिखा है यहाँ पर बाह्य कार्य। तो आपको एक चीज समझ में आई कि कोई भी धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जाने में जितना कार्य किया गया है एकांक के लिए, वही होगा हमारा विभवांतर, ठीक है। सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा बिंदु ए है और यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु हमारा बी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्यू आवेश था हमारे पास। इस आवेश को ए बिंदु से लेकर के हम बी बिंदु पर ले गए, ठीक है, यानी ए से उठा करके हम कहाँ पर ले गए, बी पर ले गए, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के मध्य जो विभवांतर होगा, ठीक है, इसे हम लिखेंगे डेल्टा वी से अंतर है, विभव में अंतर, तो इसे हम लिखेंगे डेल्टा वी से, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के मध्य जो विभवांतर होगा, देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमने ए से बी तक ले जाने में W एक्सटर्नल वर्क किया है, ठीक है। क्यू चार्ज पर हमने कितना काम किया है, W एक्सटर्नल, देखिए क्यू चार्ज पर कितना काम किया, W एक्सटर्नल, ठीक है, क्यू चार्ज पर कितना काम किया, W एक्सटर्नल। अब एकांक यानी 1 कूलाम पर कितना करेंगे, तो हम क्यू को W एक्सटर्नल से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा कि हमने W एक्सटर्नल बटे में क्यू कर दिया, यानी कि एकांक धनावेश पर किया गया कार्य या एकांक आवेश पर ए से बी तक लाने में किया गया कार्य कितना है, इतना, और यही होगा विभवांतर के बराबर, ठीक है, W एक्सटर्नल बटे में क्यू। यही होगी हमारे विभवांतर की परिभाषा, यानी कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु ए से बी तक लेकर जाने में जितना हमने W एक्सटर्नल किया है एकांक के लिए निकालो और वही होगा हमारे लिए विभवांतर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी दोनों के विभव में अंतर वही होगा, ठीक है, दोनों के विभव में अंतर वही होगा, ठीक है, दोनों के विभव में अंतर वही होगा, ठीक है। अब विभव में अंतर मान लीजिए, विभव में अंतर का मतलब है VB माइनस VA, ठीक है, यानी कि ए से लेकर के गए हैं बी तक, यानी कि ए का विभव कम था, ए की हाइट कम थी, हमने काम किया और उसको ऊंची हाइट पर पहुंचा दिया, यानी कि इसका W एक्सटर्नल लगा करके काम करके उसको हमने, तो यानी कि VB ज़्यादा होगा, ठीक है। तो VB में से यानी जहां तक हमने पहुंचाया है उसमें से पहले कहाँ था, इसको माइनस करेंगे तो यही होगा हमारा डेल्टा V, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं हम कि VB माइनस VA बराबर होगा W एक्सटर्नल बटे में Q, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विभवांतर की परिभाषा, सिंपल सी हमारी विभवांतर की परिभाषा, ठीक है। और VB का मतलब क्या है, VB का मतलब है बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव। अभी हम समझेंगे विभव क्या होता है, एक बार नोट कर दीजिए, ठीक है। और VA क्या होगा, बिंदु A पर विभव, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि VB और VA हमारा क्या होने वाला है, VB होगा बिंदु B पर विभव और VA होगा हमारा बिंदु A पर विभव, ठीक है। चलिए, यानी कि विभवांतर की परिभाषा हमें अच्छे से यहाँ पर समझ में आ चुकी है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाते हैं, एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं और उसके बाद यानी छोटा सा एक जुगाड़ ही समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या लगाएंगे, एक छोटा सा जुगाड़ लगाएंगे, ठीक, छोटा सा जुगाड़ लगाते हैं कि हम ये मानते हैं
एक चीज़ हम मान करके चलते हैं कि अनंत का जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। एक चीज़ हम पहले से मान करके चलेंगे यहाँ पर कि अनंत का जो विभव होता है v ऑफ इन्फिनिटी वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। वो क्या होता है, 0 होता है। अब मान लीजिए अगर हम ये समझें कि a जो बिंदु है वो अनंत था, a क्या था, अनंत था। अगर हम ये समझे, सिंपल सी बात है, a को अगर हम अनंत समझे तो ये परिभाषा क्या बनेगी कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु a क्या है, अनंत। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अनंत, कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक या बिंदु b तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, वो उस बिंदु पर विभव के बराबर होगा। देखिए कैसे, इन्फिनिटी अगर हमने कर दिया a को अगर हमने इन्फिनिटी मान लिया, देखिए इन्फिनिटी मान लिया, तो यहाँ पर देखिए vb माइनस a को हमने क्या मान लिया, अनंत मान लिया, ठीक है। v इन्फिनिटी लिख देंगे, बराबर क्या होगा, बराबर देखिए यहाँ से w एक्सटर्नल बटे में q, यानी कि हम इन्फिनिटी से बिंदु b पर उसको लेकर के आ रहे हैं, आवेश को इन्फिनिटी से अनंत से बिंदु b पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या कंसीडर किया है, हमने मान लिया है, हमेशा साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा मान लिया है कि अनंत पर जो विभव की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर अनंत पर विभव की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और VB हमारा क्या आ जाएगा, VB सिंपली आ जाएगा W एक्सटर्नल बटे में Q। तो यानी कि VB यानी B बिंदु पर विभव, ठीक है। तो यहाँ से विभवांतर से ही हमने एक जुगाड़ लगा करके विभव की परिभाषा क्या बनाई कि एकांक धनावेश को अनंत से, बिंदु ए क्या माना हमने, अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, विभव के बराबर होगा। तो अगर हम इसी चीज़ को मॉडिफाई कर ले, यहाँ पर हम इस परिभाषा को विभव की परिभाषा अगर बनाना चाहें, ठीक है, विभव की परिभाषा बनाना चाहें तो हम लिखेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया बाह्य कार्य ही क्या होगा, वो विभव के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कर लेंगे कि ये जो बिंदु है इन्फिनिटी हो गया, ये बिंदु बी है, ठीक है। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है इसमें अगर हम वी ए की जगह वी इन्फिनिटी रख दें, ठीक है, वी ए क्या हो जाएगा, वी इन्फिनिटी हो जाएगा, और वी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। जैसे ही हमने रखा तो हमारे पास वी बी की वैल्यू क्या आ गई, W एक्सटर्नल बटे में Q, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि कोई एक बिंदु पर विभव की वैल्यू क्या होगी, विभव की वैल्यू कोई एक बिंदु पर उतनी होगी जितना उस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वही उसके लिए विभव की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि विभव हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव, यानी कि हम विभव देखेंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण विभव कितना आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर विभव हमने देखा कि इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, विभव होता है। तो हम एक बिंदु आवेश के कारण देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई चार्ज यानी कि कोई भी आवेश हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक आवेश है जो अनंत पर पड़ा हुआ है। मान लीजिए अनंत पर कहीं दूर अनंत पर एक आवेश पड़ा हुआ है, ठीक है, इसे टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, प्लस Q0, ठीक है, परीक्षण आवेश हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसे हमने जो है मान लीजिए इससे स्मॉल x दूरी पर, मान लीजिए इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें उस आवेश को लेकर के आना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये जो प्लस Q0 आवेश है उसे हमें इस P बिंदु पर लेकर के आना है। कहाँ से, अनंत से इस P बिंदु पर लेकर के आना है, ठीक है। अब देखिए हमें सिंपल सी बात है कि इन्फिनिटी से इस बिंदु P तक लेकर के आना है, यानी कि जितनी इसके बीच में डिस्टेंस है उतना उसे ट्रेवल कराना है, ठीक है। तो कंप्लीट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे कि इतना, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, ठीक है, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया dx दूरी, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, हम ये कंसीडर करेंगे कि इस dx दूरी विस्थापित करने में जितना कार्य है वो निकालेंगे, और फिर हम इस dx दूरी के लिए जितना हमारा कार्य आएगा उसका 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी से इस बिंदु तक हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, ठीक है। 0 से नहीं करेंगे, सॉरी, इन्फिनिटी से इस बिंदु तक की जो दूरी है उसके लिए समाकलित करेंगे। तो पूरी डिस्टेंस पर हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वो संपूर्ण कार्य हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसे एक लाइन में लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बने, इसे अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक आवेश है Q, और इससे स्मॉल r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है P, ठीक है, ये बिंदु है P।
ये डिस्टेंस स्मॉलर डिस्टेंस है, ठीक है, और इन्फिनिटी से दूर अनंत से, ठीक है, दूर अनंत से कहीं से हमें एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है जिसे हमें इस बिंदु पर लेकर के आना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक अल्पांश कंसिडर किया, ठीक है, एक अल्पांश लिया। मान लीजिए इस अल्पांश से इसकी जो दूरी है वो x दूरी है, यानी यहाँ से x दूरी के लिए हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया, ठीक है। और इस अल्पांश के लिए हमने मान लिया कि हमने इसको dx विस्थापित किया है, ठीक है। ये छोटा सा dx दूरी का अल्पांश ले लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण इस पर जितना बल लग रहा है, ठीक है, इस चार्ज के कारण इस पर जितना बल लग रहा है उस बल के प्रभाव में dx विस्थापित करने के लिए हम क्या निकालेंगे, कार्य की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो इस चार्ज के इफेक्ट में dx विस्थापित करने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ेगा वो कार्य निकालेंगे, और उस कार्य के लिए हम इस पूरे डिस्टेंस का समाकलन कर लेंगे तो हमारे पास कुल कार्य आ जाएगा, ठीक है, कि हमें इन्फिनिटी से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कार्य की डायरेक्शन क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखिए हमें क्या करना है, इसको इधर लेना है। मान लीजिए इस dx के लिए पहले हम बात करेंगे। इस dx के लिए हमें जो है w एक्सटर्नल किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे p बिंदु की तरफ लाना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे f एक्सटर्नल इस चार्ज की तरफ। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि ये प्लस क्यू नॉट आवेश है, धनात्मक परीक्षण आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा q आवेश है, यानी कि ये भी धनात्मक है। ये उसको रिपेल करेगा, ये चार्ज उसको रिपेल करके धक्का देगा, और उसके विपरीत हमें, इसके धक्के के विपरीत हमें खींच करके उसे यहाँ लाना है। यानी कि इस q के कारण उस dx पर जो आवेश पड़ा है उस पर जो है इस डायरेक्शन में F इलेक्ट्रिक लग रहा है, ठीक है, F इलेक्ट्रिक लग रहा है। ये एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें लगाना है, और ये लग रहा है F इलेक्ट्रिक इसका उस तरफ जिसके विपरीत हमें क्या करना है, उसको खींच करके लाना है। ये चीज़ आपको पता चल गई। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमें F एक्सटर्नल, हमें कितना काम करना पड़ेगा, हमें F एक्सटर्नल जो है यानी F इलेक्ट्रिक के बराबर हो गया, यानी हमें F इलेक्ट्रिक के बराबर काम करना पड़ेगा। जितना ये उसको धक्का दे रहा है, दूर भेज रहा है, हमें उतना उसको खींच करके लाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो F इलेक्ट्रिक है वो बराबर होगा F एक्सटर्नल के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस में होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतना ही एक्सटर्नल वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसे खींचने में, जितना ये चार्ज उस पर धक्का लगा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से कि F इलेक्ट्रिक जो है वो बराबर होगा F एक्सटर्नल के, ठीक है। हमारे पास विभव की परिभाषा क्या होती है, देखिए विभव जो विभवांतर होता है या विभव जो होता है, यहाँ पर विभव ले रहे हैं इन्फिनिटी के लिए है, तो विभव होता है W एक्सटर्नल बटे में Q नॉट, ठीक है। ये हमारी विभव की परिभाषा से हमने सूत्र लिखा। लेकिन हमें यहाँ पर W एक्सटर्नल लेना है, ठीक है, W एक्सटर्नल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, W एक्सटर्नल क्या होगा हमारे पास, देखिए W एक्सटर्नल के लिए हम क्या करेंगे, F एक्सटर्नल इंटू dx, ठीक है, dw निकालेंगे तो F एक्सटर्नल इंटू dx करना पड़ेगा हमें। लेकिन यानी कि हमें यहाँ पर F एक्सटर्नल लेना पड़ेगा, लेकिन F एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली किसके बराबर है, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक के बराबर है। तो हम यहाँ पर F एक्सटर्नल की जगह F इलेक्ट्रिक लेकर के काम करेंगे, जो कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस कंसिडर करेंगे, ठीक है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि F एक्सटर्नल बराबर होगा माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक के, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक ये जो चार्ज है उस पर उस तरफ बल लगा रहे हैं, लेकिन हमें तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच करके लाना है, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है कि हम जहाँ पर सिंपल सी बात है कि वर्क डन निकालने के लिए F और dx हम करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लेना है इसकी बजाय हम क्या करेंगे, dw बराबर क्या लेंगे, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक लेकर के काम करेंगे इंटू dx लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का साइन हम लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हमने की कॉमन सेंस से, ठीक है, कि हमें पता लग रहा था, डायरेक्शन का हिसाब में बिठाया और हमने क्या किया कि dw जो है वो माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, क्योंकि F इलेक्ट्रिक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में की है कि जो कूलाम बल है उसका बल, उसके लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, ये तो हमने लगाया कॉमन सेंस से। अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाना चाहते तो सिंपल सी बात ये देख सकते हैं कि ये जो क्यू चार्ज है ये उस पर धक्का लगा रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है, हम एक बार इस पॉइंट को क्यों कंसीडर करते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं।
जो Q बिंदु है इसके लिए, यानी Q बिंदु पर जो हमारा आवेश पड़ा है उसके लिए जो विस्थापन है वो तो इस डायरेक्शन में है, dx इधर विस्थापित करेंगे, लेकिन उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, F इलेक्ट्रिक जो लग रहा है वो उस डायरेक्शन में है, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच में यानी F के बीच में और विस्थापन के बीच में हमारा जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर हम इसके लिए वर्क डन निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस dw इसके लिए निकालना चाहते हैं, तो हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, F डॉट एस, यानी कि F और S का जो है डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ से हमारे पास आता है एफ एस कॉस थीटा। अब F और S लिखेंगे, ठीक है। F क्या है, F इलेक्ट्रिक है, और S क्या है, dx विस्थापित किया है, और कॉस 180 डिग्री, ठीक है, cos 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos 180 डिग्री हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहाँ से हमारे पास ऑटोमेटिकली जो आ जाने वाला है F इलेक्ट्रिक इंटू dx, ठीक है। या तो आप ये लगाकर कहीं करें फॉर्मूला से, या फिर आप अंडरस्टूड करें, इसको समझे, ठीक है, कि F एक्सटर्नल इधर है और F इलेक्ट्रिक उधर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन माइनस का सिंबल है, इसके लिए हम इस टाइप से हमारे पास ये वाला फॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। या तो आप इस मेथड से समझ करके कर सकते हैं, या फिर आप इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो वर्क डन हम निकालेंगे dw वो बराबर क्या होगा, -F इलेक्ट्रिक इंटू dx, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब देखिए मैंने बाकी सारी चीज़ों को मिटा दी है, बाकी सारी चीज़ें एकदम से खल्लास कर दिया। हम इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके थे कि हमारा वर्क डन -F इलेक्ट्रिक dx हमने कैसे निकाला, ठीक है। अब तक आप देख चुके हैं। अब देखिए सिंपल सी बात, अब यहाँ पर देखिए F इलेक्ट्रिक जो है, F इलेक्ट्रिक धक्का देकर के इस चार्ज को P बिंदु से इन्फिनिटी तक लेकर के जाएगा, यानी कि यहाँ से जो हमारा वर्क डन निकलेगा इंटीग्रेशन करके अगर हम निकालें तो वो हमारा वर्क डन निकलेगा P से इन्फिनिटी तक, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। लास्ट में जो जाकर के हमारा वर्क डन आएगा, ठीक है, लास्ट में जो जाकर के वर्क डन आएगा उसका नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि इसका नेगेटिव अगर हम लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से P, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, ये जो वर्क डन है ये हमारा P से इन्फिनिटी के लिए निकल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो हम भारतीयों को टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, ठीक है। तो P से इन्फिनिटी इससे निकलेगा ना, कोई बात नहीं, उसका माइनस लगा देंगे, उस पर लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा उस पर आगे माइनस लगा देंगे, तो हमारे पास इन्फिनिटी से भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बल ये जो होते हैं विभव संरक्षी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए dw, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ भी इधर भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -F इलेक्ट्रिक इंटू dx, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिमिट्स कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये जो वर्क डन है हमें जो है कैसे निकलेगा, P से इन्फिनिटी निकलेगा, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जो फोर्स है F इलेक्ट्रिक वो P से इन्फिनिटी तक लेकर के जाएगा, तो हम यहाँ पर P से इन्फिनिटी यानी कि P तक जो दूरी है Q बिंदु से कितनी दूरी है, R दूरी है, और जो हम देखेंगे Q से इन्फिनिटी की दूरी इन्फिनिटी है, सिंपल सी बात है। तो हम R से अनंत तक जो है ये निकालेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा P से इन्फिनिटी, ठीक है। और F इलेक्ट्रिक देखिए यहाँ पर कूलाम बल अगर हम लगाएं इस Q पर और उस Q नॉट चार्ज पर, ठीक है, और बीच में अगर डिस्टेंस हम कंसीडर करें x, क्योंकि हमने यहाँ पर इस अल्पाज के लिए निकाले हैं, तो हमने जो है Q नॉट को यहाँ पर माना है कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास F इलेक्ट्रिक जो होगा वो क्या आएगा, Q नॉट बटे में x स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे पास देखिए ये क्या आएगा, R से इन्फिनिटी जाना है, R से इन्फिनिटी माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। F इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q नॉट बटे में x स्क्वायर dx, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए लंबा चला लेते हैं क्योंकि बोर्ड में नीचे जगह नहीं है, लेकिन आप नीचे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -Q नॉट ये बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा इंटीग्रेशन R टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। अब आपको पता है कि 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पर एक बार अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या होगी, सिंपल सी बात है, 1/x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -2 लिख सकते हैं, और x की पावर -2 dx इसका समाकलन हमें करना है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी x की पावर n dx होता है तो ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है x की पावर n+1 बटे में बटे में n+1, ठीक है। ये वाली चीज़ होती है, हमें पता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे x की पावर -2 + 1
बटे में -2 + 1, तो ये हो जाएगा -(x) -1, ठीक है। तो यानी कि इसकी इंटीग्रेशन करके जब हम वैल्यूज़ लगाएंगे, देखिए यहाँ पर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं -k(q)(q0), ठीक है। इंटीग्रेशन करके लिखेंगे और यहाँ पर लिमिट्स लिख देंगे हम यहाँ पर, और 1/x² dx किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर -1 और माइनस, ठीक है, (x की पावर -1), ठीक है। ये देखिए ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का k(q)(q0) और अंदर रहेगा 1/x, लिमिट्स रहेंगी हमारे पास r टू इन्फिनिटी। लिमिट्स लगाते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी, तो k(q)(q0) अपर लिमिट पहले लगाते हैं, यानी कि 1/∞ -1/r, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो हो गई 0। तो यहाँ से हमारे पास जो विभव है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये विभव नहीं आया है अभी हमारे पास, ये वर्क डन आया है, तो माइनस में दिस वन, ठीक है। ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये होगी हमारी वर्क डन की वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी और यही होगी हमारी वर्क डन की वैल्यू, ठीक है। इसे हम एक बार अलग से लिख लेते हैं, कि हमारा वर्क डन P से इन्फिनिटी जो है वो क्या आया है, -k(q)(q0) बटे में r, ठीक है। अब आएगा मजा, देखिए वर्क डन P से इन्फिनिटी माइनस में आया है ना, माइनस में इतना आया है, तो वर्क डन हमें निकाला है कहाँ से, इन्फिनिटी से P लाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात ये हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन P टू इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर इसका भी माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P क्या आएगा, ये हो जाएगा प्लस में k(q)(q0) बटे में r, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। नॉर्मली नेचुरली स्टूडेंट्स जो करते हैं वो माइनस प्लस का चक्कर जो है वो समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और अक्सर टीचर्स को भी, मैंने काफ़ी टीचर्स को देखा है वीडियोस में, ठीक है, कि अक्सर इस चीज़ को समझाने में वो या तो कतराते हैं या फिर वो समझा ही नहीं पाते, यानी कि स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। बेसिकली हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पर एक्चुअल में पता चला है कि ये माइनस प्लस का चक्कर आखिर है क्या, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझा है कि कैसे हम, कहाँ पर हमने एफ इलेक्ट्रिक लिया है, कहाँ पर हमने एफ एक्सटर्नल को कैसे हमने रिप्लेस किया है, और उसके बाद लिमिट्स भी हमने क्यों जो है r से इन्फिनिटी लिया है, ठीक है। कुछ बच्चों को यहाँ पर अक्सर डाउट रहता है कि भैया इन्फिनिटी से p लेकर के जा रहे हैं तो आपने r से इन्फिनिटी जो है लोअर लिमिट में r क्यों लिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, और हमारी वैल्यू भी जो है विद्युत बिंदु आवेश के कारण विभव की यहाँ पर देखिए अभी तक वर्क डन आया है, ठीक है। अभी हमें विभव भी निकालना है, एक्चुअल में वर्क डन आया है, और विभव क्या होता है, विभव होता है W एक्सटर्नल। देखिए ये W एक्सटर्नल हमारा आ चुका है, ठीक है, ये W एक्सटर्नल हमारा आ चुका है एक्चुअल में, ठीक है। W एक्सटर्नल बटे में ये हो जाएगा हमारा Q0, ठीक है। जैसे ही हम लिखेंगे इसे हम Q0 से डिवाइड करेंगे, Q0 बटे में R, और इसे जब Q0 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी KQ बटे में R, ठीक है। यानी कि बिंदु आवेश के कारण विभव की जो वैल्यू आई है, विभव की जो वैल्यू, इस वैल्यू को इधर लिख रहे हैं एक बार सिंपली, ठीक है। विभव के लिए जो वैल्यू आई है वो आ गई KQ बटे में r, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई, यानी कि हमने हमारा डेरिवेशन सक्सेसफुली कर लिया है बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गई है। जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम कंपैरिजन करें किसके मध्य, देखिए बिंदु आवेश के कारण जो विभव है उसके मध्य, बिंदु आवेश के कारण जो विभव है देखिए उसकी वैल्यू ये आई है, और इसके मध्य, और बिंदु आवेश के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला था प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर, ठीक है, इन दोनों में कंपेरिजन करें। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक बिंदु आवेश है, ठीक है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने देखा था क्या आई थी, KQ बटे में r² आई थी, ठीक है। और विभव की वैल्यू हमने देखी अभी KQ बटे में r, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और विभव के लिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखिए, E वेक्टर जो है ये हमारा एक सदिश क्वांटिटी थी, दोनों में देखिए ये हमारी सदिश क्वांटिटी थी, ठीक है। इसके लिए हमें डायरेक्शन का जो है इशू होता था, तो यहाँ पर हमें सिंपली जो है क्यू लेकर के चलना होता था, ठीक है। जो माइनस है या प्लस है उसके लिए दिशा, ऑटोमेटिकली हम दिशा का वहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते थे, हम वहाँ पर सिंपली विदाउट चार्ज, यानी कि विदाउट साइन चार्ज को रिप्रेजेंट हम वहाँ पर करते थे। लेकिन विभव के लिए हम क्या करेंगे, विभव के लिए हम सिंपली देखिए क्या करने वाले हैं। विभव के लिए देखिए यहाँ पर विभव हमारा क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। विभव हमारा अदिश राशि होगा, तो यहाँ पर Q को ध्यान रखना है, विभव में
डायरेक्शंस का कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्यू को चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह के साथ रिप्रेजेंट करना है कि अगर हमारे पास ऋणात्मक आवेश है तो हमें माइनस के क्यू बटे में आर लिखना है, यानी क्यू को माइनस में लिखना है। और अगर हमारा प्लस होगा तो हमारा विभव हो जाएगा के क्यू बटे में आर। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आने वाला है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम कंसिडर करने वाले हैं, यानी डिटरमाइन करने वाले हैं कि कैसे हमारा जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण जो हमारा अक्ष पर और उसके निरक्ष पर जो विद्युत जो विभव है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली ये करना है, प्लस के कारण के क्यू बटे में आर, हमारा यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो प्लस क्यू रखनी है और माइनस के कारण माइनस रखनी है। दिशाओं का कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, उससे पहले हम एक बार द्विध्रुव देख लेते हैं क्या होते हैं। द्विध्रुव वैसे हमने बेसिकली पिछले चैप्टर में अच्छे से समझा था, पिछले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से हमने जो है समझा था। द्विध्रुव हमारा होता है कि अगर हम दो चार्जेस को, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज होता है और एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज होता है, अगर हम कोई दो चार्जेस को 2L डिस्टेंस पर रख देते हैं तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो जाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है, दोनों में से कोई भी आवेश ले लें और उनके मध्य जो बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसे अगर हम ले लें तो ये हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है -2 प्लस। ठीक है, -2 प्लस, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे इस टाइप से पी वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम देखते हैं इसी द्विध्रुव के कारण, यानी इसी द्विध्रुव के अक्ष पर और इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमारा टॉपिक तीव्रता नहीं देखेंगे, हम विद्युत विभव देखने वाले हैं, क्योंकि हम सेकंड चैप्टर में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 1 है आज। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव हमें देखना है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। ठीक है, विद्युत विभव। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। देखिए, सिंपल सी बात है कि सारी चीजें रिपीट होंगी, जैसा हमने तीव्रता के लिए किया था वही सेम चीजें हमें विभव के लिए करनी है, लेकिन ये एक अदिश है तो इसके लिए हमने कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी थी वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये -Q कंसिडर करते हैं और ये वाला हम कंसिडर करते हैं +Q। ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए ये सेंटर है, लगभग सेंटर में है O बिंदु, और ये वाली डिस्टेंस L हो जाती है, ये वाली डिस्टेंस भी हम L ले लेते हैं। और इसके सेंटर से, जैसा हमने पहले किया था वैसा ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर हम यहाँ पर एक बिंदु P कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, एक बिंदु हमने P कंसिडर कर लिया है और इस बिंदु P पर मान लीजिए हम कोई आवेश ले लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो विद्युत विभव होता है वो सिर्फ इस चार्ज पर, यानी जो हमारा स्रोत आवेश होता है सिर्फ उसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमें इस Q0 की भी वैल्यू, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं रहने वाली है, लेकिन फिर भी चलिए लिख लेते हैं Q0। ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमने R कंसिडर कर ली है, ये बिंदु P है। ठीक है, ये बिंदु P है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ से जो दो चीज़ें और हैं वो भी देख लेते हैं कि +Q आवेश की इस आवेश के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, R-L। ठीक है, R-L, यानी इस R में से ये वाली L अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास R-L हो जाएगी, और ये जो -Q वाली डिस्टेंस है ये हो जाएगी R+L। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे से देख ली है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता चल गई। अब देखिए, वहीं हम करेंगे सिंपल सी बात, पहले हम करेंगे -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव देखेंगे, बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि कोई एक चार्ज होता है हमारा, उससे r दूरी पर विभव की वैल्यू क्या होगी, KQ/r। ठीक है, हमने अभी देखा था, प्रीवियस हमारा जो डेरिवेशन हमने किया इसी चीज़ का किया। ठीक है, तो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, देखिए माइनस के कारण है तो मैंने आपको बताया था कि चिन्ह के साथ रखना है कि -Q बटे में डिस्टेंस, इस -Q की इस P बिंदु से डिस्टेंस कितनी है, R+L है, तो हम यहाँ पर कर देंगे R+L। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हम देखते हैं +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव जो है क्या होगा, यहाँ पर हम +Q रखेंगे तो K + Q बटे में R-L, क्योंकि +Q की इससे डिस्टेंस कितनी है, R-L। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो सिंपली दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शंस का कोई इशू नहीं है हमारे पास, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, तो सिंपल सा हम करेंगे V नेट
वी नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, वी ऑफ माइनस क्यू प्लस में वी ऑफ प्लस क्यू। ठीक है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम वी ऑफ माइनस क्यू और वी ऑफ प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे वैल्यूज। तो यहाँ पर रखते हैं माइनस ऑफ के क्यू बटे में आर प्लस एल और प्लस में होगा हमारे पास के क्यू बटे में आर माइनस एल। ठीक है, आर माइनस एल, ये चीज़ आ गई। अब हम सिंपली इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए पहले हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा आर प्लस एल इंटू में आर माइनस एल। सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए सिंपल सी बात है। ठीक है, आर प्लस एल से ये कट होगा, आर माइनस एल मल्टीप्लाई में जाएगा माइनस के क्यू इंटू आर माइनस एल। ठीक है, और प्लस में रहेगा के क्यू और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। और जैसे इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे के क्यू माइनस के क्यू आर और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के क्यू एल प्लस के क्यू आर और प्लस में के क्यू एल। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2 एल बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि आर जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है एल, यानी कि आर बहुत बड़ा है, इसलिए हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस के लिए। तो हम यहाँ पर एल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है Q इंटू टू एल। तो यहाँ पर Q ये रहा, 2 ये रहा, L ये रहा, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे P, तो ये हो जाएगा KP बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। सिंपली हमारे पास V अक्ष आ गया, यानी द्विध्रुव के अक्ष पर जो V है वो क्या आ गया हमारे पास KP बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। देखिए कितना इजी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली थी हमने उससे तो कितना ही इजी हो गया, जस्ट हाफ प्रोसेस हमने करना पड़ा है। स्टेप सेम है लेकिन बहुत ही इजीली हमारे पास वेव निकल गया है। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। ठीक है, निरक्ष पर भी बहुत ही आसान है, जस्ट 2 स्टेप्स में हमारा डेरिवेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर अगर हम देखें। ठीक है, तो पहले इसको मिटा लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, वही रहने वाली हैं चीज़ें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विभव जो है वो एक अदिश राशि है, इसके लिए हमें डायरेक्शंस को नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, हमने माइनस क्यू लिया और यहाँ पर हमने ले लिया प्लस क्यू। ठीक है, इस टाइप से हमने 2 आवेश ले लिए, इनका सेंटर है ये ओरिजिन पॉइंट और यहाँ पर देखिए ये एल डिस्टेंस और ये वाली एल डिस्टेंस। ठीक है, बहुत 2-3 बार रिपीट हो गई है ये चीज़ें, इसलिए हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है ये सब कुछ। ठीक है, और इससे स्मॉलर डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर कोई बिंदु P कंसीडर कर लिया है जो कि इसके कहाँ पर है, निरक्ष पर है। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस यानी माइनस क्यू की इस P बिंदु से जो डिस्टेंस होने वाली है ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये इसका कर्ण है इस त्रिभुज का। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस भी प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस भी ये भी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वही सेम चीज़ रहेगी कि माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर, ये लिख देंगे आप लैंग्वेज की, माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर जो विद्युत विभव रहेगा वो क्या होगा, K ऑफ माइनस क्यू बटे में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ पर दोनों सेम लिख दिए हैं एल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा वो क्या हो जाएगा, K ऑफ K एंड प्लस क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डायरेक्शंस का कोई इशू नहीं देखना है, हमने घटक डिवाइड किए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, लेकिन विद्युत विभव तो क्या है, एक अदिश राशि है। तो सिंपली हम करेंगे कि P बिंदु पर वी नेट क्या हो जाएगा, V ऑफ माइनस क्यू प्लस में V ऑफ प्लस क्यू। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अगर हमें इन्हें डायरेक्टली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब देखिए डायरेक्टली अगर हम ऐड करेंगे K ऑफ ये हो जाएगा माइनस के क्यू बटे में अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा के क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और वी नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला कि वी निरक्ष जो होगा, वी निरक्ष, ठीक है, वी निरक्ष यानी निरक्ष पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है, ये चीज होगी। देखिए बिल्कुल 2 और 3 स्टेप्स में हमारा पूरा का पूरा जो है निरक्ष पर हमने विद्युत विभव की जो वैल्यू है वो निकाली है, किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा चैप्टर नंबर 2 का, होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वही चीजें सेम वे में रिपीट करने वाले हैं, जो चीजें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए की थी, वही चीजें हम विद्युत विभव के लिए भी करने वाले हैं। ठीक है, द्विध्रुव के लिए हमने देखा है, दो डेरिवेशन हमने कर लिए हैं, और इसके बाद हम किसी भी बिंदु पर, तीसरी लोकेशन हम देखते हैं कि अगर कहीं भी ले, ना तो कोई बिंदु अक्ष पर हो और वो बिंदु निरक्ष पर भी ना हो, कहीं भी कोई भी लोकेशन पर हो, ठीक है, आर कोमा थीटा पर, तो उसके लिए हम विद्युत विभव की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो चीज भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेक्चर नंबर 1 होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट टॉपिक्स हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि अपकमिंग हमारा लेक्चर नंबर 2 है जैसे ही आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।